अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 6 साइंस है। क्लास 6 साइंस की हमारी पूरी वो कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ मैंने आज गो थ्रू किया, तो चैप्टर 11 की मैंने एक्सरसाइज अपलोड नहीं की थी, तो आज मैं वो अपलोड कर रही हूँ। तो एमसीक्यूज पे आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाले न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम इजीली रिसीव होती रहें। अच्छा जी, तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने क्लास 6 का कोई भी वीडियो स्किप की है, तो जाके आप पहले देखें। इंडियन चैप्टर समझने के बाद ही आगे की एक्सरसाइज को, या कोई आपके स्कूल में जो भी क्वेरीज सॉल्व करवाई जाती हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, तो आप उनको चैप्टर समझने के बाद याद किया करें, ठीक है। और दूसरी बात, जब क्लास 6 के स्टूडेंट्स अभी 7 में जाएंगे, तो मैं 7 की भी काफ़ी वीडियोस, हाफ बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोग 7 में जाएंगे तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग देख लीजिएगा। इंडियन 7 के चैप्टर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है, ऑलरेडी। स्टार्ट करते हैं। वी कैन सी द मून ओनली बिकॉज इट, हम मून को कैसे देखते हैं, मतलब चांद जो है हमें क्यों नज़र आता है, वजह बताएं। उसकी वजह है कि रिफ्लेक्ट सनलाइट, सनलाइट जो है सूरज की रोशनी है, वो चांद के ऊपर पड़ती है। तो चांद की रोशनी, हम कहते हैं ना कि ये हमने बात सुनी हुई होगी, बच्चों ने सुना हुआ होता है कि जो सूरज जो है वो चांद को अपनी रोशनी देता है, या चांद जो है वो सूरज से रोशनी उधार लेता है। तो यही बात है, रियल बात है ये, कि चांद को जो है वो सूरज की वजह से ही रोशनी मिलती है। सूरज की रोशनी चांद के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, तो चांद को रोशनी मिले। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, तो रिफ्लेक्ट सनलाइट। ओके, ना अर्थ की लाइट को रिफ्लेक्ट करता, ना ही लाइट खुद देता। ओके, अच्छा, 99% ऑफ द मास ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज कंटेन इन द, 99% हिस्सा जो है वो सोलर सिस्टम का सन है। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट हैज़ दिस शेप, प्लेनेट के ऑर्बिट की क्या शेप होती है, एलिप्टिकल। अनदर नेम फॉर शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार का दूसरा नाम क्या है, मेटियोर। अच्छा जी, उसके बाद हैं आपके शॉर्ट आंसर। राइट द नेम ऑफ प्लेनेट दैट रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, उन प्लैनेट्स के नाम बताएं जो सन से लाइट लेता है। उस प्लैनेट का नाम बताएं, मरकरी। सन से लाइट लेता है शॉर्टेस्ट टाइम में, सबसे कम टाइम में जिसको लाइट मिलती है वो होता है मरकरी। जब भी मरकरी बहुत गर्म होता है, क्योंकि सन के बहुत करीब होता है और बहुत जल्दी इसको सन की लाइट मिल जाती है। ओके, व्हाट इज अनदर नेम फॉर नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट की नेचुरल सैटेलाइट का नाम क्या है, मून। विच टू प्लैनेट्स हैव नो नेचुरल सैटेलाइट, कौन से प्लैनेट जिनके अंदर कोई सैटेलाइट नहीं है, मार्स एंड अर्थ। उसके बाद कह रहे हैं विच प्लैनेट इज बिलीव टू हैव द मोस्ट सैटेलाइट, कौन सा प्लैनेट इसके अंदर बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स होती हैं, सैटर्न। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं कि चांद जो है उसका जो स्काई है, मून का स्काई हमेशा ब्लैक क्यों होता है, वजह बताए, उसमें इतनी रोशनी क्यों नहीं होती। मून स्काई ऑलवेज सेपरेट ब्लैक बिकॉज द मून लैक्स एन एटमॉस्फेयर टू स्कैटर लाइट, मून के अंदर वो एटमॉस्फेयर नहीं है जो लाइट को फैला सके। अब ज़मीन के अंदर फिनोमिना है जिसके जरिए लाइट की स्कैटरिंग होती है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ज़मीन पे, अर्थ पे फिनोमिना है। तो चांद के अंदर वो फिनोमिना नहीं है जिसके जरिए लाइट स्कैटर हो, दैट्स वाई उसके एटमॉस्फेयर के अंदर वो फिनोमिना ही नहीं है, तब तो इसलिए लाइट स्कैटर नहीं हो सकती उसके अंदर, इसलिए वो यहाँ पे अंधेरा रहता है। नो फिनोमिना स्कैटरिंग लाइट हैपन देयर फॉर द स्काई डज नॉट टेक एनी कलर, तो इसलिए कोई भी मून का स्काई कलर नहीं लेता, ठीक है। उसके बाद है हेलिस कॉमेट जो है वो हर 76 ईयर्स बाद क्यों ऑब्जर्व होता है। हेलिस कॉमेट जो है वो हर 76 साल बाद क्यों ऑब्जर्व होता है, क्योंकि बिकॉज द प्लैनेट्स आर यूजुअली मोर सर्कुलर वेयर एज द कॉमेट ऑर्बिट्स आर एलिप्टिकल। कॉमेट्स के जो ऑर्बिट्स हैं वो एलिप्टिकल होते हैं, प्लैनेट्स जो हैं वो सर्कुलर होते हैं, ठीक है। इन विच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन के अंदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट को प्रेफर किया जाता है कि कौन सी डायरेक्शन में लगाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लेने के लिए हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट को या फिर रॉकेट को ईस्ट की तरफ लगाते हैं, ताकि अर्थ की रोटेशन और उसकी सैटेलाइट की रोटेशन इक्वल हो जाए, ठीक है। ईस्ट में लगाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लेने के लिए। उसके बाद है व्हाट इफेक्ट डज एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन हैव ऑन मोस्ट सैटेलाइट, ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स के ऊपर एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन का क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब कोई भी एटमॉस्फेयर की वजह से कोई भी रगड़ पैदा हो रही है, कोई भी रुकावट पैदा हो रही है, तो सैटेलाइट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड सैटेलाइट ड्रैग्स भी कहा जाता है एटमॉस्फेयर फ्रिक्शंस को। इनका इफेक्ट, इट सॉज डाउन द ऑर्बिटिंग स्पीड ऑफ सैटेलाइट, की ऑर्बिटिंग स्पीड को लो कर देती है। इट कॉज सैटेलाइट टू डी ऑर्बिट, और सैटेलाइट जो है वो डी ऑर्बिट जाती है, मतलब वो ठीक से मूव नहीं कर सकती, वो रुक जाती है, ठीक है। डिक्रीज इन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कम हो जाता है, और इवेंचुअली वो जो एटमॉस्फेयर के अंदर ही बर्न अप हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के नाम बताएं। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं योरा, पैरासोल, कैलिप्सो, क्लाउडसेट, एक्वा, ओसियो और लेग्यूस 2, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द स्पेशल पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को किसी भी वीडियो में बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर आई थिंक से मेरे पास अभी है नहीं। उसके बाद सैटेलाइट ऑर्बिट्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर है। सैटेलाइट ऑर्बिट्स की यहाँ से आप ले लेंगे पेज नंबर 144 से।
उसके बाद है हमारे पास एस्ट्रोइड और मेटेरोइड का डिफरेंस बिटवीन कहीं भी नहीं मिल रहा है, एक या दो पॉइंट मिल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, दोनों की डेफिनेशन ही इसकी डिफरेंस बिटवीन में आ जाएगी। पोलर ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का डिफरेंस आपके पास ये रहा, 3 पॉइंट्स लिखे हुए, ठीक है। और उसके बाद नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ये भी 3 पॉइंट्स ये रहे हमारे पास। उसके बाद है वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर कम्युनिकेशन नेविगेशन सैटेलाइट्स टू रिमेन इन द सेम पोजीशन अबव द अर्थ सरफेस। कम्युनिकेशन नेविगेशन सैटेलाइट्स को क्यों ज़रूरी है कि वो अर्थ सरफेस के ऊपर ही रहें।